सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट NTSC स्पेशल क्लास फॉर फिजिक्स। चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मोशन वाला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि जो हमारे हरियाणा बोर्ड की जो बुक्स हैं जो हमारे स्कूल्स में हैं वो सफिशेंट नहीं हैं NTSC लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप लोग CBSE बोर्ड की हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम की बुक अगर कहीं से अवेलेबल हो जाए और दूसरा इंग्लिश मीडियम वाली अगर अवेलेबल हो जाए तो मतलब कि उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैं सर से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए स्पेशल मतलब कि अगर बुक्स अवेलेबल हो जाएं CBSE बोर्ड की जो प्राइवेट पब्लिकेशन वालों की बुक है, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो, वो मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में भी हैं और काफ़ी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। तो आज हम मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक ब्रीफ जिसको बोला करते हैं रिकैपिटलाइजेशन ऑफ मोशन करेंगे। मतलब हम जल्दी कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे, उसके बाद कुछ हर एक टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे सो दैट कि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी आ सकता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो मैं मोशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मोशन नंबर एक बात, मोशन क्या है कि व्हेन सराउंडिंग ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी वस्तु की अवस्था समय के साथ बदलती है, किसी वस्तु की पोजीशन या अवस्था समय के साथ बदलती है तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन बोला जाता है। कि बर्ड फ्लाइंग या कार मूविंग तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन। नंबर दो बात, रेस्ट की बात करें तो रेस्ट में क्या होगा? व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई आपका स्कूल है, हमारा घर है, वो वहीं पे रहेगा आज भी, कल भी, परसों भी, तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट की पोजीशन बोलेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होगा? द लेंथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। वी हैव 2 पॉइंट A एंड B, तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे? हम डिस्टेंस बोलेंगे। इसका जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो मीटर किस में होगा? SI सिस्टम में, और सेंटीमीटर किस में होगा? CGS सिस्टम में। मेजरमेंट के तरीके हैं तो उन तरीकों के हिसाब से हमने सिस्टम बना रखे। तो मीटर हमारा जो होगा वो SI में होगा, सेंटीमीटर जो हमारा होगा वो किस में होगा? CGS सिस्टम में होगा। डिस्टेंस के बाद डिस्टेंस हमें पता चला कि डिस्टेंस क्या होता है? 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी। अब हम अगर उन पॉइंट पे चल के जाते हैं तो फिर हमें एक नया वेरिएबल मिलेगा जिसको हम क्या बोला करते हैं? स्पीड बोला करते हैं। जिसको हम क्या बोला करते हैं? स्पीड। स्पीड क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स S/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूरी समय के साथ कैसे बदलती है, कितना बदलती है, उसको क्या बोला करते हैं? चाल बोला करते हैं। चाल हमारा दूरी और समय का अनुपात होगा, दूरी बटा समय, उसको क्या बोला करते हैं? चाल। तो दूरी S से लिखी जाएगी, चाल और समय T से, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपका SI सिस्टम में, और सेंटीमीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा CGS सिस्टम में। अब स्पीड के बारे में आगे हम क्या बात करेंगे कि स्पीड देखो जब हम जाते हैं तो स्पीड हमारी गाड़ी की ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रहे, वो हाईवे पे ज़्यादा हो सकती है, बिजी रोड पे कम हो सकती है। तो हम आगे बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, मतलब कि असमान चाल और समान चाल के बारे में। अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, मतलब कि उसने 1 किलोमीटर चलने में भी 1 मिनट लिया, अगला 1 किलोमीटर चलने में भी 1 मिनट लिया, अगला 1 किलोमीटर चलने में भी 1 मिनट लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? समान चाल। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि वो अलग अलग दूरियों को तय करने में अलग अलग समय लेती है, अलग अलग दूरियों को तय करने में अलग अलग समय लेती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असमान चाल, उसको हम बोलेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है एवरेज स्पीड का यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड के बारे में बात करना जरूरी है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल, या इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि कुल दूरी हमने कितना तय की है और कुल समय हमने कितना लिया है। कुल दूरी बटा कुल समय, उसको क्या बोला करते हैं? औसत चाल बोला करते हैं। मान लो हम यहाँ से
दिल्ली जाते हैं, बीच में हम चाय पानी के लिए रुकते हैं, बीच में कई बार हाईवे पे स्पीड ज़्यादा होगी, शहर में से निकलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कुल हमने दूरी अगर मान लो कि 200 किलोमीटर तय की और उसको तय करने में हम लोगों ने 5 घंटे लिए, तो हमारी जो एवरेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ज़रूरी नहीं होता कि वो गाड़ी हमेशा ही 40 पे चल रही थी, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उसकी जो एवरेज सी चाल रही, कभी 60 पे, कभी 80 पे, कभी 30 पे, कभी 20 पे भी आई होगी, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज जो औसत चाल रही है पूरी उसके यात्रा के दौरान, वो हमारी कितनी रही, वो हमारी रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या बोलेंगे, औसत चाल। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें दे रखा है कि एक वस्तु है वो कुछ दूरी v1 से करती है, आधी दूरी v2 से करती है, आधी दूरी किससे करती है, v1 से, आधी दूरी किससे करती है, v2 से, तो आपको औसत चाल अगर लगानी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड का क्या रहेगा, एवरेज वो आप लोगों का रहेगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास आता है कि एक वस्तु है जो आधी दूरी v1 गति से करती है, आधी दूरी v2 गति से करती है, आप उसकी यात्रा के दौरान उसकी क्या बताइए, औसत चाल बताइए, तो आप ये वाला फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं विस्थापन के बारे में। जल्दी जल्दी रिकैपिचुलेशन करवा रहा हूँ मैं और बाद में इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी हम बात करते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को क्या बोला करते हैं, विस्थापन बोला करते हैं। विस्थापन वह दूरी है जिसके साथ हम एक दिशा को जोड़ देते हैं, यानी कि दिशा सहित दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। दिशा सहित दूरी, उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन हमारी कैसी राशि है, विस्थापन हमारी सदिश राशि है। विस्थापन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंग्लिश में बताऊं तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज़ ए डिस्टेंस, तो इसके यूनिट क्या रहेंगे, मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसके वह यूनिट बना सकते हैं जो हमें चाहिए होंगे। तो CGS में सेंटीमीटर होगा और SI सिस्टम में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से बताना चाहूँगा ज़्यादा क्लियर करने के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जरूरी है तो वेलोसिटी भी जरूरी है। मान लो कि आपके पास A B C D, आपको A से C तक जाना है, तो A से C तक जाने के लिए आपको क्या है, एक ही रास्ता है जो आपको A से C तक ले जा सकता है, छोटे से छोटा। इस करके हमने क्या बोला है कि दिशा जरूरी है। A से अगर मैं कहीं और जाऊंगा तो यहाँ पहुँच जाऊंगा जिसका नाम C, मैंने डैश दे दिया। अगर यहाँ चलूँगा तो इसका नाम C डबल डैश, तो C पे नहीं पहुँच सकता। C पे जाने के लिए मेरे को एक ही दिशा का चयन करना पड़ेगा। जब दिशा का चयन करना पड़ेगा तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। दूसरा उदाहरण क्या लेता हूँ मैं, ये वाला A से B तक अगर आप जाओगे, छोटे से छोटा रास्ता कौन सा होगा, छोटे से छोटा रास्ता ये होगा A से B सीधा अगर हम जाते हैं तो। लेकिन अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो रास्ता हमारा बड़ा हो जाएगा। तो जो विस्थापन होता है, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा ही होगा। विस्थापन लेस देन इक्वल टू दूरी। इक्वल टू का मतलब क्या है कि अगर आप सीधी सड़क पे जाओगे तो A और B सीधी रेखा में है, तो यहाँ हमारी दिशा एक ही रहेगी। हम बोलेगी इस रोड पे चलना है, आप कहीं रास्ते से नहीं जा सकते, तो उस समय विस्थापन और दूरी बराबर होंगी। नहीं तो विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा ही होगा। वो कैसे बताया था मैंने, वो इस तरीके से बताया था कि अगर हम जरूरी नहीं कि उस रास्ते से चल के जाएं A से B C,
AC पर जाने का रास्ता ये हो सकता है। तो अगर ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये रास्ता कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से चल के यहाँ जाते हैं, दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी आप लोगों की 15 मीटर। लेकिन अगर इसको यहाँ से निकालते हैं, इसका इस त्रिभुज का कर्ण कितना बनेगा? कर्ण की जो वैल्यू आएगी आप लोग निकाल के देखना, वो 11.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगी। क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, दोनों का वर्ग निकाल के उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारा कर्ण छोटा आएगा। और हम सच में भी चल के नहीं गए हैं, लेकिन हम अपने अंतिम बिंदु से कितना दूर हैं? अंतिम बिंदु से 11.57 मीटर दूर हैं। विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और 0 दोनों ही हो सकता है। वो कैसे बताएंगे? मान लो कि हमने ये माना, यहाँ पे हमने एक बिंदु मान लिया जहाँ से दूरियां मापी जाएंगी। ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं यहाँ चल के जाता हूँ 10 मीटर तो वो धनात्मक होगी। अगर मैं वापस चल के आता हूँ तो वो भी 10 मीटर होगी, लेकिन दिशा पलट जाती है तो हमारा निशान पलट जाएगा। ये -10, ये +10, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पहुँच गए हम तो 0 पे। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं रुकते, आगे चले जाओगे तो कितना आ जाएगा? वो हमारा माइनस में भी हो सकता है। तो इस करके विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है। अब जब हमें पता चला कि विस्थापन हमारा एक दूरी जैसा ही है, तो दूरी को कैसे तय करेंगे? मतलब कि धीमा करेंगे कि तेज करेंगे? इसका मतलब क्या होगा कि हम एक नया वेरिएबल लेके आते हैं जिसका नाम होता है वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या हो जाएगी? आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। मात्रक इसका भी क्या रहेगा? मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये किस में रहेगा? SI सिस्टम में, और ये किस में रहेगा? CGS सिस्टम में। क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे ही वेलोसिटी भी आपका क्या रहेगा? एक सदिश राशि रहेगा और मतलब वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। विस्थापन आपका 0 धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, तो ऐसे ही वेलोसिटी भी हमारी क्या हो सकती है? 0 धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। परंतु दूरी कभी भी 0 नहीं होगी, चाल कभी भी 0 नहीं होगी। दूरी हमेशा धनात्मक होगी, चाल भी हमेशा धनात्मक होगी। वो तभी 0 हो सकती हैं जब कोई वस्तु हमारी चले ही ना। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, वो आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। इसके ऊपर मैं एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। अभी ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। एक फॉर्मूला ये भी होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ये भी हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए? औसत वेग के लिए। कुल विस्थापन बटे कुल दूरी, प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग भाग में 2, इसको भी क्या बोला करते हैं? एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। जब न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे तब इसका एक एक क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो उनको मैं कुछ स्टडी मटेरियल भेज दूंगा इसके क्वेश्चन करवाने के लिए। अब देखो बच्चों, ये कि वेलोसिटी हमेशा एक समान नहीं रहती। जब हम गाड़ी में जाते हैं तो कभी हमारी गाड़ी 40 पे चलती है, कभी 60 पे चलती है, कभी 100 पे पहुंच जाती है। तो उस वेलोसिटी में बदलाव के लिए हम एक नई चीज़ बताते हैं जिसका नाम होता है त्वरण, जिसको इंग्लिश में बोला करते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण क्या है? किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को त्वरण बोला करते हैं। किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को त्वरण बोलेंगे। मतलब शुरू में अगर किसी वस्तु का वेग u है और कुछ समय पश्चात अगर उसका वेग v हो जाता है, पहले वेलोसिटी u है फिर वेलोसिटी v है, और अगर ऐसा करने में उसने t टाइम लिया है
मतलब भाई शुरू में हम गाड़ी में चले तो हमारी गाड़ी मान लो कि 20 पे चल रही थी गांव की गलियों में, लेकिन जैसे हम शहर में वाली सड़क पे पहुंचे, हाईवे पे, हमने जरा सा एक्सेलेरेटर को दबाया, दबाने से हमारी स्पीड बदल जाती है U से V, और मान लो आपकी गाड़ी कुछ समय लेती है T, तो वहाँ पे गाड़ी क्या बोलेंगे, गाड़ी एक्सेलरेट हुई है, गाड़ी त्वरित हुई है, गाड़ी तेज हुई है। तो उस एक्सेलरेशन को हम किससे लिखते हैं, A लेटर से लिखते हैं, जिसके ऊपर आपको तीर का निशान लगाना पड़ता है, जिसको वो क्या दिखाता है कि हमारा त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो जो त्वरण होता है वो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग भाग में समय जो उसने लिया है, लिया हुआ समय लिया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा V घटा U बटा T, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड और टाइम का भी क्या होता है, सेकंड, तो इसका आ जाएगा मीटर बटा सेकंड की 2, और ये कौन सा मात्रक है, SI मात्रक है। और अगर आप लोगों को बताना हो इसका CGS, तो CGS क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, वो हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड की शक्ति 2, और यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ऊपर भी हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन को हिंदी में बोला करते हैं मंदन, रिटार्डेशन। भाई मान लो कि आपने गाड़ी 100 पे भगा रखी है, और 100 से अगर मान लो कोई पशु आ गया, सामने से कोई और एक व्हीकल आ गया या खड्डा आ गया, तो आप लोगों को गाड़ी धीमे करनी पड़ेगी। तो देखो वेग में बदलाव को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं या मंदन बोलते हैं। अगर गाड़ी का वेग ज़्यादा होता है तो वो त्वरण होगा, और गाड़ी का वेग अगर कम होता है, ज़्यादा से कम, तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का मंदन हो जाएगा। तो परिभाषाएं दोनों ही बराबर हैं, लेकिन मंदन में क्या है कि इस वेग हमारा कम होगा और त्वरण में हमारा वेग ज़्यादा होगा। तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक घटा का निशान लगा देते हैं, जो ये दर्शाता है कि हमारा वेग यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही रहेगा, V घटा U बराबर बटा T, फॉर्मूला वही रहेगा, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, एक क्वेश्चन में दोनों बातें पूछी जा सकती हैं कि पहले एक गाड़ी चली 0 से 60 तक पहुंचने में मान लो 5 सेकंड लेती है, और दोबारा 60 से 40 आने पर वो 2 सेकंड लेती है। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ तक आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, अगले वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। क्योंकि देखो गाड़ी चलाना और भगाना भी जरूरी है, और फिर उसको अच्छे से रोकना, जल्दी रोकना, वो भी जरूरी है। तो किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, आप एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, उसको मंदन भी कह सकते हो। लेकिन मंदन क्या होगा, इसका मैं ग्राफ पे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, ग्राफ से कैसे बता सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, मंदन क्या होगा, जहाँ पे आप लोगों का जो वस्तु का वेग है वो कम हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मंदन बोल देंगे हम लोग। एक हमारा होता है एक समान त्वरण और एक होता है असमान त्वरण। अगर वस्तु का वेग हमारा समान समय अंतराल में समान बढ़ता है तो समान त्वरण होगा, और अगर आपका वस्तु का वेग ऐसे ही बदलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा समय के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, असमान त्वरण। अब हमें बताना है, कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास इसके, तो वो फॉर्मूले कौन से हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है V = U + AT। दूसरा फॉर्मूला है S = UT = ½ AT²। तीसरा फॉर्मूला है V2 घटा U2 = 2AS। अब आपको कैसे पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, आप उस स्टेटमेंट में देखना कि इन चारों चीज़ों में से कौन सी दे रखी है। अगर पहले ये देखना, फिर ये देखना, और फिर ये देखना। जहाँ इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4, आप अपने सवाल से मिलाकर देखना उसमें कि कौन से वेरिएबल मिलते हैं। अगर ये ज़्यादा मिलते हैं तो ये लगाओ, ये वाले मिलते हैं तो ये लगाओ, ये वाले मिलते हैं तो ये लगाओ।
ये है किसको जोड़ने के लिए, प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग से जोड़ने के लिए अगर वस्तु त्वरित होती है। यहाँ पे क्या है कि वस्तु का विस्थापन कितना होगा, अगर प्रारंभिक वेग, समय और एक्सेलरेशन दे रखा है तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक वस्तु हमारी आरंभिक वेग से चलती है फिर अंतिम वेग तक पहुँचती है तो वो कुल कितना दूरी तय करेगी। ये फॉर्मूले हैं हमारे, हम जो लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। वृत्ताकार गति में अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसको क्या बोला करते हैं, वृत्ताकार गति बोला करते हैं। और इसमें हमारा जो वेग है वो निरंतर बदलता रहता है। अगर वेग बदलेगा तो हमारा त्वरण भी बदलेगा, परंतु ध्यान रहे हमारी जो गति है वो नहीं बदलती है, क्योंकि गति और वेग हमारी किससे अलग होती हैं, दिशा के अंतर से अलग होती हैं। तो ये मान लो कि जो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वस्तु किसी गोलाकार पथ पे घूम रही है वृत्ताकार पे, तो कौन सी चीज़ें नहीं बदलेंगी, तो उसकी हमारी चाल नहीं बदलेगी, बाकी उसका जो क्या बोला करते हैं वेग भी बदलेगा, उसका त्वरण भी बदलेगा, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा हमारी नहीं बदलेगी। ये आप लोग को का थोड़ा सा हमने जो जल्दी से रिकैपिटलाइजेशन किया था वो चीज़ है ये। अब हम कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं किसके ऊपर, इस हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक दो क्वेश्चन करने जरूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ कंसेप्चुअल भी आ सकते हैं। तो मान लो कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं। तो तभी बराबर हो सकते हैं जब वो हमारे एक निश्चित दिशा के अंदर हो, सीधी रेखा में हो, तब बराबर होंगे। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा छोटा ही होगा, किससे, डिस्टेंस से। विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा ही होगा। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो स्पीड भी क्या होगी हमारी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तीसरा क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। और ऐसे ही जो वेलोसिटी होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वो भी ऐसी हो सकती है। अब हम एक क्वेश्चन निकालते हैं औसत चाल के बारे में। एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था वो फॉर्मूला लगाना है। मैं कहता हूँ कि ए से बी तक एक बॉडी जाती है, वो पहला हाफ 40 किलोमीटर से करती है, दूसरा हाफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करती है। तो आपको क्या बताना है, उसकी औसत चाल बतानी है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एवरेज जो स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 गुणा V1 गुणा V2 जमा V1 जमा V2। तो 2 गुणा 60 गुणा 40 डिवाइडेड बाई 60 जमा 40, 6 चौके 24 दूनी 4800 बटा 100, तो कितना जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो कोई भी क्वेश्चन करने में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ओडोमीटर क्या मेजर करता है, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ओडोमीटर आपका चली हुई दूरी को पता करता है। स्पीडोमीटर आपका क्या बताता है, स्पीडोमीटर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, क्षणिक वेग बताता है कि उस समय आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। कुछ डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जहाँ पे आपको ये देखना, ध्यान देना किस टाइप का क्वेश्चन होगा। एक वस्तु है ओ पे, ओ से ए तक चली, वो 10 मीटर है। ए से फिर बी तक गई, वो भी 10 मीटर है। और ओ से ए से बी, बी से सी, वो भी 10 मीटर है। उसके बाद वो सी से हमारी डी तक चली, वो भी 10 मीटर है। डी से वो दोबारा कहाँ आ गई, ई पे आ गई, तो ये भी 10 मीटर है मान लो।
तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। दूरी कितनी होगी, दूरी क्या होती है कि टोटल कितना चली है, तो 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 10 10 20 30 40 50, कुल दूरी कितनी होगी, वो आ गई 50। लेकिन अगर मैं विस्थापन पूछता हूँ, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि अपने अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, अंतिम बिंदु यहाँ है। प्रारंभिक बिंदु से हम किस तरफ हैं, हम बाईं तरफ हैं, तो दूर जो हमारा विस्थापन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और कितना होगा, -10 मीटर। आप जो डिस्प्लेसमेंट बताओगे वो क्या हो जाएगा, -10 मीटर। तो यहाँ पे आप लोगों का अंतर आ गया ना, यहाँ पे अंतर। तो यहाँ पे क्या है, दूरी और विस्थापन बराबर नहीं आए और विस्थापन की वैल्यू बहुत ही अलग आ रही है। तो एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ। क्या क्वेश्चन है, एक O से A तक चले 10 मीटर और फिर यहाँ चले हम कितना, हम यहाँ ये मान लो कि 8 मीटर हुआ हमारा, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये 6 मीटर हुआ मेरा। O से A और B अगर मैं बोलूँ कि मेरी दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी होगी, दूरी जो होगी वो होगी 8 जमा 6 बराबर 14 मीटर। लेकिन अगर मैं विस्थापन पूछता हूँ, विस्थापन का मतलब होता है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, मतलब कि मेरे को ये डिस्टेंस पता करना है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो आप, डिस्टेंस। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में OB कितना होगा, OB होगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो कितना आ जाएगा, 8 8 64 जमा 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट निकालने में, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे बराबर नहीं आते। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। दूसरा हम बात करेंगे इसमें, अब हम पहुँचते हैं वेग के पास, और वहाँ एक क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे जिसमें औसत वेग और औसत चाल निकालनी होगी। वे मान लो कि हम A से B तक जाते हैं और फिर वापस कहाँ तक आते हैं, C तक आते हैं। A से B टोटल कितना बनता है, मान लो कि ये 300 मीटर बनता है। समय हम मान लो कि लेते हैं 10 मिनट। तो औसत A से B तक जाने में हमारी और फिर वापस B से चल के कहाँ आगे C पे आ जाते हैं जो 100 मीटर है, और वापस आने में समय कितना लगता है, समय मान लो लगता है 5 मिनट। तो यहाँ पे ये बताओ मेरे को, औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल होगी, कुल दूरी कितनी है, जाने की होगी 300 और C तक पहुँचने में कितनी होगी आप लोगों की, 100 मीटर। तो औसत चाल की बात करें, औसत चाल वो होती है कुल दूरी बटा समय जो उसने लिया है। तो कुल दूरी कितनी बनी, कुल दूरी बनी 300 आने की जमा 300 जाने की 100 आने की, समय 10 ये और 5 ये 15, कितना हो गया 400 बटे 15। इसको 16 करोगे तो 15 दूनी 30 बच गए 10, 15 6 90 बच गए 10, 26.66 आ गया। अब अगर आप लोगों को निकालना हो क्या औसत वेग, तो देखना यहाँ पे क्या अंतर आएगा। औसत वेग में कुल विस्थापन कितना हुआ, कुल विस्थापन तो हमारा, हम अंतिम बिंदु कहाँ है, हमारा अंतिम बिंदु ये है हमारा, और प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ से ये कितना है, ये 100 है और ये पूरा 300 है, तो कितना हो जाएगा 200। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि अंतिम बिंदु कहाँ है और प्रारंभिक बिंदु कहाँ है। जब हम वापस चल के आ रहे हैं उस टाइम हमारा अंतिम बिंदु क्या हो गया, अब C हो चुका है, और C और A के बीच में कितनी दूरी है, C और A के बीच में हम लोगों ने देखा कि वो 200 मीटर दूर है। एक बात और ख्याल करने वाली यहाँ पे क्या है, समय कितना लगा। समय तो देखो बच्चों, टाइम, ये तो घड़ी तो रुकेगी नहीं, तो समय हमारा कितना लेंगे हम, 10 मिनट आने की और 10 मिनट जाने की और 5 मिनट आने की। तो समय यहाँ पे आपको 15 ही लेना पड़ेगा, समय आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि घड़ी तो चल रही है, वो चलती ही जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 15 एकम 15 बच के 5,
और 15×45 बच के 5, 15×45 तो 13.33। वहाँ से देखो वैल्यू कितनी आ रही है, औसत चाल आपकी आ रही है 26.66 और जो औसत वेग आ रहा है आप लोगों का वो 13.33। तो हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा, जब हम वेग की बात करेंगे औसत की, तो हम अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर हैं, और जब औसत चाल की बात करते हैं तो आपको दूरी सारी ही लेनी पड़ेगी, समय तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, ये अंतर हमें यहाँ पे देखना था। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर, एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। क्या क्वेश्चन है? एक बॉडी जिसकी प्रारंभिक वेग 0 है, यानी कि u 0 दे रखा है, और अंतिम वेग कितना दे रखा है? उसने कह दिया 40 मीटर प्रति सेकेंड, और 40 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगा उसको? मान लो उसको जो टाइम लगता है वो 5 सेकेंड लगता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v घटा u बटे टाइम। तो v कितनी है? 40 घटा 0/5, तो 40/5 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम रिटार्डेशन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। रिटार्डेशन क्या है कि एक वस्तु जो है वो 60 पर चल रही थी, यानी कि अब जो उसका प्रारंभिक वेग है वो कितना है? 60 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कोई आगे व्हीकल आने से या पशु आने से उसकी जो गति है वो हमारी कितनी हो जाती है? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। कितने? मात्र 3 सेकंड के अंदर, या हाँ 3 सेकंड के अंदर उसकी क्या है, जो हमारी जो वेग है वो कम हो जाता है। आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है, या एक्सेलरेशन नहीं बोलूँगा, रिटार्डेशन बोलूँगा, क्योंकि गति यहाँ पे क्या हो रही? कम। तो घटा का निशान, फॉर्मूला वही रहेगा v घटा u बटे t। v कितना बेटा? अब v आपका 20 है, ये बात दिमाग में रखो, क्योंकि 60 पे चल रही थी, फिर उसने ब्रेक्स लगाए हैं, तो उस टाइम उसका आरंभिक वेग कितना था? 60, और फाइनल कितना होगा ब्रेक लगाने से? 20। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे? आरंभिक 20, फाइनल आरंभिक तो फाइनल 20, आरंभिक 60 बटे टाइम कितना लिया? 3 सेकेंड, तो 40/3। लेकिन यहाँ पे घटा का निशान आएगा। वो घटा का निशान क्या बताता है? कि घटा का निशान ये बताएगा कि हमारी जो वस्तु है वो धीमी हो रही है, ये बताता घटा का निशान यहाँ पे। ठीक बात। तो ये हमारा मंदन के बारे में है। अब मैं एक दो ग्राफ्स का जिक्र करता हूँ कि ग्राफ्स देख के कैसे बता सकते हो। देखो, पहला जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ x और t का, अगर ये ऐसे आता है, एक सीधी लाइन आती है, तो ये हमारा होता है किसका? समान चाल या वेग, समान वेग का हो सकता है। अगर ये ग्राफ आपका ऐसे आता है x और t, तो ये ग्राफ कैसा होगा? असमान चाल या वेग। पहला ग्राफ अगर ऐसा मिले तो क्वेश्चन में आप बता दोगे कि वहाँ वस्तु किससे? समान चाल से चल रही है। अगर ऐसा है तो क्या बता दोगे? कि वो असमान चाल से चल रही है। दूसरी बात आपको क्या देखनी है? क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके का कि एक वस्तु है, ये आपका S है और ये आपका T है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आप लोगों का बनता है वो वस्तु क्या है? वस्तु की समय के साथ दूरी नहीं बदल रही है। तो वस्तु क्या है? कुछ दूर जाके वो क्या गई है? रुक गई है। अब वो वहीं खड़ी है, टाइम आपका बदल रहा है। एक ये भी हो सकता है। दूसरा, एक ये भी ग्राफ हो सकता है v और t का, वेग और समय के बीच का ग्राफ क्या बताता है? कि यहाँ पे वस्तु की जो चाल है वो समान चाल है, यानी कि चाल उसकी समय के साथ नहीं बदलती है। इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी बोला जा सकता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको हम स्थिर वेलोसिटी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, 0 नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, समान त्वरण हो जाएगा। और अगर एक ग्राफ ऐसा बनता है, यहाँ पे v है और यहाँ पे t है, वेलोसिटी अगर समय के साथ नहीं बदलती, 60 पे है तो 60 पे ही रहती है, यहाँ पे त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण आपका 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो कि एक ग्राफ ऐसा आता है वेग और टाइम के बीच में, तो यहाँ पे आप क्या कह दोगे, वस्तु जो है वो अब उसका वेग कम होता जाने लग रहा है। यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या है, कम होता जा रहा है। आप सिर्फ देख के भी बता सकते हो कि इसका वेग कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। दूसरी बात, अब मैं इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करता हूँ। v = u + at। आपको दिया गया है कि एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और उसमें जो त्वरण है वो दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय जो दे रखा है वो दे रखा है 4 सेकंड। आपको बताना है अंतिम वेग कितना होगा। अंतिम वेग इस फॉर्मूले में रखो तो u की जगह रखोगे 10 + 2 × 4, 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले के ऊपर। अगला फॉर्मूला कौन सा था, अगला फॉर्मूला था हमारा s = ut = ½ at²। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, u दे दिया आपको 10 मीटर प्रति सेकंड और टाइम दे दिया, यानी कि वो वस्तु क्या है जिसका आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और उसमें त्वरण होता है कितना, त्वरण होता है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए, मान लो कि वो टाइम आप लोगों को 4 सेकंड दे रखा है, तो आप बताइए वो वस्तु कितना दूरी तय करेगी। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा, u × t मतलब 10 × 4 = 1/2। a कितना है, 5 और टाइम कितना है, 4 × 4, 5 दूनी 10 का 40, 40 और 40 80, दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा कि वो वस्तु जो है 80 मीटर की दूरी तय करेगी। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, अगली क्लास में हम इसके सिर्फ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे 10 से 15। तो जो कल क्लास होगी उसमें हम सिर्फ इसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। अगला फॉर्मूला जो बनता है वो है v² - u² = 2as। इसमें क्या दे रखा है, वे एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग मान लो कि क्या था, 10 मीटर प्रति सेकंड था, ठीक। और वो वस्तु मान लो 200 मीटर की दूरी तय करती है, 200 मीटर की दूरी तय की उसने और बाद में जाके वो रुक जाती है। 200 मीटर की तय करने के बाद दूरी वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। रुकने का मतलब v कितना हो गया, 0। आपको बताना है कि उस वस्तु का त्वरण कितना रहा होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो v कितना हो गया, 0 और u कितना हो गया, 10 का स्क्वायर और बराबर है 2 × a × 200। तो 10 का स्क्वायर कितना, 100 घटा का और 2 यानी कि 400 आ जाएगा। वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। a की वैल्यू 1/4 का मतलब क्या है कि हम लोगों ने ब्रेक लगाए होंगे तभी जाके वो रुकी होगी। इस करके हम कह सकते हैं कि हमारा जो त्वरण था वो इतना सारा था। ये तो थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप लोगों को देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब कई बार क्या है कि वो एरिया अंडर ग्राफ पूछ लेता है कि ये जो ग्राफ बनाया हुआ है अगर इसका एरिया निकालते हैं तो हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी। अगर मान लो कि आप लोगों के पास यहाँ एक्सेलरेशन है, यहाँ टाइम है, एक साइड पे एक्सेलरेशन है दूसरे पे टाइम है, अगर इसका आप क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या बनेगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो a × t। a × t क्या बना, a होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टाइम होता है सेकंड। तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड मतलब
अगर ऐसा कोई ग्राफ है एक्सेलरेशन और टाइम वाला, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा उसका मात्रक, उसके क्या डायमेंशन बनेंगे, यूनिट बनेंगे, मात्रक बनेंगे, वो होंगे आप लोगों के वेलोसिटी के, वेग के। और अगर एक ग्राफ ऐसा बनता है, कौन सा, जहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे दे रखा वेलोसिटी और टाइम, और इसका अगर आप लोगों को एरिया पता करना है तो इसका जो एरिया आएगा उसके मात्रक क्या होगा, तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी के होते हैं मीटर बटा सेकंड, और टाइम के क्या होंगे, टाइम के होंगे सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएंगे, मीटर, मीटर मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, या आपका विस्थापन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दूरी या विस्थापन देगा, और एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो हमें क्या देगा, वो हम लोगों को वेलोसिटी देगा। तो आज इतना ही, बाकी कल की क्लास में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे।